दोस्तों, हम हमेशा टॉक्सिक लोगों से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार सेम गलती दोहराते हैं? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। एक लड़की थी आयशा, 28 साल की एक सक्सेसफुल इंसान। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, अच्छा करियर था, प्यारे दोस्त थे, सपोर्टिव फैमिली थी। फिर उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम था अरमान। पहली मर्तबा जब उनकी मुलाकात हुई तो अरमान जो थे वो साहब 45 मिनट लेट आए। लेट आने पर उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ कैजुअली स्माइल किया और कहा सॉरी यार मैं बिज़ी था। लड़की को बुरा तो लगा, लेकिन फिर उसने अरमान को देखा तो लड़के ने मुस्कुराया और कहा आप बहुत ख़ास हो क्योंकि आपने मेरे लिए इतना वेट किया है। और इस बात पे लड़की बेचारी पिघल गई। अगली बार लड़के ने क्या किया, उसकी कॉल्स इग्नोर की। 3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर अचानक से लेट नाइट एक मैसेज किया, तुम ही मेरे दिल को समझ सकते हो। आयशा का दिल फिर से धक धक करने लग गया। ऐसा होता था कि अरमान कभी बहुत रोमांटिक हो जाता था, कभी बिल्कुल कोल्ड। कभी वो आयशा को मेरी जान कहता था, कभी कहता था कि तुम तो बहुत ओवर रिएक्ट करती हो। आयशा कंफ्यूज थी, हर्ट थी, मगर वो छोड़ नहीं पा रही थी इस सारे मामले को। उसके दोस्तों ने कहा कि ये जो लड़का है आपके साथ, ये बहुत टॉक्सिक है, इसको छोड़ दो। इवन कि उसके ख़ानदान ने, उसकी बहन ने कहा कि ये आपको कभी भी खुश नहीं रखेगा। ये आयशा खुद भी जानती थी, मगर फिर भी वो रुक नहीं पा रही थी। पता है क्यों? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कार्ल जुंग की साइकोलॉजी से क्यों हमारा शैडो सेल्फ हमें टॉक्सिक लोगों की तरफ खींचता है, ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। एक और चीज़ है जिसको वैलिडेशन एडिक्शन कहते हैं, वो गलत लोगों से हमें क्यों चिपका देती है, इमोशनल भूख की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट, आयशा की कहानी का द एंड क्या होगा। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये आपकी, मेरी, हर उस इंसान की कहानी है जो कभी गलत जगह पर प्यार ढूंढता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो इस लव स्टोरी को समझने से पहले आयशा को समझते हैं। आयशा बचपन से एक अच्छी लड़की थी और स्कूल में टॉपर थी, घर में सबकी लाडली थी, मगर उसके घर में एक अनस्पोकन रूल था, परफेक्ट बनो तभी प्यार मिलेगा। मतलब उसके जो अब्बू थे, पापा, वो बिजनेसमैन थे, हमेशा बिजी रहते थे, हमेशा ज़रा डिस्टेंट रहते थे। जब आयशा 100% मार्क लाती तो उसके पापा स्माइल करते थे। जब आयशा 95% मार्क ले आती, थोड़े से उनके पापा डिसअपॉइंट होते थे। आयशा ने इस पूरे से मामले से क्या सीखा कि मुझे अचीव करना है, तभी मैं वर्दी हूँगा। उसकी माँ इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल थी, कभी बहुत प्यार करने लग जाती थी, कभी बिल्कुल कोल्ड और क्रिटिकल। आयशा कभी समझ नहीं पाती थी कि आज माँ का मूड कैसा होगा। तो इस सारे कन्फ्यूजन में आयशा पली बड़ी। जुंग ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास एक शैडो सेल्फ होता है। अब शैडो सेल्फ क्या है? कि हमारे पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो हम छुपाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दूसरों से। तो इस सारे मामले में आयशा का शैडो क्या था? वो गुस्सा जो उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया जब पापा, उनके अब्बू जो हैं, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करती थी। वो रिबिलियन जो उसने कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। वो नीडीनेस जो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि हमें सबको स्ट्रांग होना है। अब आते हैं उसकी ज़िंदगी में लड़के की एंट्री। लड़का कैसा था? अरमान बिल्कुल अलग था, सबसे अलग था। वो कॉन्फिडेंट था, वो अनप्रिडिक्टेबल था, थोड़ा सा आप कहें कि डेंजरस टाइप भी था। जब सब लोग आयशा को प्रेज़ करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, तो अरमान क्या कहता था? अरमान कहता था कि तुम्हारे अंदर और भी बहुत कुछ है जो तुम छुपाती हो। ये सुनकर आयशा को क्या लगा, ये लड़का मुझे सच में समझता है। मगर रियलिटी क्या थी? अरमान इमोशनली अनअवेलेबल था। उसका पैटर्न क्या था? उसका पैटर्न बहुत सिंपल था, इंटेंस कनेक्शन।
तुम्हारी आंखों में खो जाना और गहरी बातें करना, ये पहला। दूसरा, सडन विथड्रॉल, अचानक से गायब हो जाना, कोल्ड हो जाना। और तीसरा, जिसको कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग, बस इतना अटेंशन देना कि तुम छोड़ ना सको। और चौथा, इन तीनों प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना। जुंग ने इस फिनोमिना को प्रोजेक्शन कहा है। आयशा अरमान में वो सब देख रही थी जो उसने खुद अपने अंदर छुपा रखा था, सप्रेस किया था। क्या? फ्रीडम, जो आयशा ने कभी भी फील नहीं की। दूसरा, रेबिलियन, जो उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तीसरा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो उसकी कंट्रोल्ड ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। तो अब से इस मामले में क्या हुआ, जो लड़का है वो असल में इस लड़की का शैडो बन गया था, और हम हमेशा अपनी शैडो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब है पार्ट 3, जिसको हम कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये मतलब ये एडिक्शन क्यों बन जाता है। अब देखें, आयशा और अरमान का जो रिलेशनशिप था, ये दोस्ती थी, एक पैटर्न में फंस गया। कैसे? एक पूरे वीक का स्केड्यूल बताता हूँ। मंडे लड़के ने इग्नोर किया, आयशा के मैसेज को इग्नोर किया। आयशा एंग्शियस हो गई, अपसेट होगी। ट्यूसडे अरमान अचानक से आया और फूल ले आया, और साथ में ये भी कहा तुम मेरी ज़िंदगी हो। लड़की का दिल फिर से पिघल गया। वो इतनी खुश हुई कि पिछले 2 दिन का दर्द भूल गई। वेडनेसडे, थर्सडे, दोनों दिल परफेक्ट हैं, मूवी चल रही हैं, गप्पें लगा रहे हैं, कॉल्स, मैसेजेस, केमिस्ट्री परफेक्ट। फिर आता है फ्राइडे, लड़का अचानक से दूर हटने लग जाता है स्पेस के लिए। वीकेंड पे लड़की रो रही है और लड़का गायब। तो क्या हुआ? लड़की सोचती है कि मैंने क्या गलत किया। वीकेंड इसी सोच में निकल गया। नेक्स्ट मंडे पे आते हैं, लड़का फिर से आ गया, मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ही हो मेरे लिए। और ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। साइकोलॉजी में इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आप कह सकते हैं कि मौजूद है। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इमेजिन करें एक स्लॉट मशीन, अगर बार बार आपको प्राइज़ मिले आप बोर हो जाएंगे, अगर कभी न मिले आप छोड़ देंगे, अगर कभी आपको मिले कभी न मिले, अनप्रिडिक्टेबल हो, तो आप एडिक्टेड हो जाओगे। तो एग्जैक्टली यही हुआ आयशा के साथ। अरमान की अनप्रिडिक्टेबल लव बॉन्डिंग और विथड्रॉल ने आयशा के ब्रेन में डोपामीन स्पाइक्स क्रिएट की। जब क्या होता था, जब अरमान वापस आता था, आयशा को वो हाई मिलता था जो एक ड्रग एडिक्ट को अपनी डोज से मिलती है। जुंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. आयशा को लगता था कि ये इंटेंस लव है, रियलिटी में ये ट्रॉमा बॉन्ड था। ये अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लव नहीं था, ये ट्रॉमा बॉन्ड था। अब आते हैं वैलिडेशन एडिक्शन की जानिब, वो भूख जो कभी मिटती नहीं है। लड़की के पास, आयशा के पास एक जर्नल था, एक कॉपी थी, उसमें उसने लिखा था कि जब अरमान मुझे देखता है मैं महसूस करती हूँ कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। जब वो मुझे इग्नोर करता है लगता है मैं गायब हो गई हूँ। ये है वैलिडेशन एडिक्शन की असलियत। जुंग ने कहा था कि एनीमा एंड एनीमस का कॉन्सेप्ट दिया था। एक्चुअली उसने कहा कि ये हमारे अपोजिट जेंडर का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो आयशा का एनीमस क्या था? उसकी इंटरनल मैस्कुलिन एनर्जी इनकम्प्लीट था। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने कभी उसे इमोशनल वैलिडेट नहीं किया। उनका प्यार हमेशा से कंडीशनल था। तो आयशा अरमान से वो वैलिडेशन ढूंढ रही थी जो उसे बचपन में नहीं मिला था। अब है इमोशनल हंगर। जब हम बचपन में इमोशनली स्टार्ड होते हैं, मतलब इमोशनली भूखे होते हैं, हम अडल्ट्स बनकर, मतलब जवान बनकर, बड़े होकर वही भूख फील करते हैं। और जब कोई टॉक्सिक पर्सन, जहरीला इंसान हमें थोड़ा सा वैलिडेशन देता है, हम उस इंसान से चिपक जाते हैं। चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम उसी के साथ चिपक जाएंगे। आयशा के लिए अरमान की एक कम्प्लीमेंट, आपको पता है,
दूसरे लोगों की 100 कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो रेयर थी, क्योंकि इसके लिए उसने मेहनत की, क्योंकि उसने उसके लिए सफ़र किया। ये है इस एडिक्शन की असलियत। साइकोलॉजी कहती है वी डू नॉट गेट एडिक्टेड टू थिंग्स दैट मेक्स अस कंसिस्टेंटली हैप्पी, वी गेट एडिक्टेड टू थिंग्स दैट मेक्स अस ओकेजनली एक्सटैटिक। द ब्रेकिंग पॉइंट क्या हुआ इसमें? एक दिन आयशा का थेरापी सेशन था। हाँ, उसने फाइनली ये किया कि मैं अब थेरापी लूँगा, हेल्प लूँगा। थेरापिस्ट ने पूछा, आयशा ये बताओ, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी जगह होती और ये सब उसके साथ हो रहा होता तो आप उसे क्या कहती? आयशा चुप हो गई, फिर रोते हुए बोली, मैं कहती ये प्यार नहीं है, मैं ये भी कहती कि तू इससे अच्छा डिज़र्व करती है और ये सारा कुछ आप डिज़र्व नहीं करती। तो थेरापिस्ट ने कहा, तो खुद के लिए क्यों नहीं कह सकती हो ये सारा कुछ अगर दोस्त के लिए कह सकती हो? और ये ब्रेक थ्रू मोमेंट था। जुंग ने क्या कहा? जुंग ने कहा, द मीटिंग ऑफ टू पर्सनैलिटीज इज लाइक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू केमिकल सब्सटेंसेस, इफ देयर इज एनी रिएक्शन बोथ आर ट्रांसफॉर्म। मगर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। अब आयशा को रियलाइज क्या हुआ? वो अरमान से प्यार नहीं कर रही थी, वो आइडिया से प्यार कर रही थी। वो रिलेशनशिप नहीं बचा रही थी, वो अपने चाइल्डहुड वुंड्स को हील करने की कोशिश कर रही थी। अरमान जो था वो उसका पार्टनर नहीं था, वो उसके पेन का ट्रिगर था। और फिर आते हैं शैडो वर्क। हीलिंग का सफ़र है, वो कैसे होती है? जब हम कहते हैं शैडो वर्क, आयशा ने शैडो वर्क शुरू की। ये जुंग की साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल है शैडो वर्क। अब आप सिंपल अल्फाज में शैडो वर्क का क्या मतलब है? अपने अंदर के उस हिस्से को देखना जो अपने छुपाया हुआ है सबसे, उन इमोशंस को एक्सेप्ट करना जो आपने छुपाए हुए हैं, सप्रेस किए हुए हैं, अपनी उन नीड्स को एक्नॉलेज करना जो कभी आप एक्नॉलेज नहीं करते। और इसी को देखते हुए आयशा ने खुद से सवाल किया कि मैं इस लड़के से क्या चाहती थी जो मुझसे नहीं मिल रहा था, खुद से नहीं मिल रहा था मुझे। जवाब, अप्रूवल, एक्साइटमेंट, फीलिंग अलाइव। दूसरा, मेरी बचपन की कौन सी ज़रूरत अब भी अनफुलफिल्ड है? जवाब, अनकंडीशनल लव और इमोशनल सेफ्टी। नंबर 3, मैं कौन हूँ जब कोई मुझे वैलिडेट ना करे? जवाब, ये सवाल सबसे मुश्किल था, ये सीखना पड़ेगा। तो सीखा उसने सेल्फ वैलिडेशन कैसे करें, बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें, अपनी इमोशनल नीड्स को हेल्दी तरीके से कैसे बयान कर सकें। जुंग ने कहा, आई एम नॉट व्हाट हैपेंड टू मी, आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। आयशा को पता चल गया कि अरमान से चिपकना उसकी वीकनेस नहीं थी, ये उसकी अनहील्ड वाउंड्स का सिम्टम्स था। नंबर 2, जो सेल्फ लव है कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है, ये सर्वाइवल है। अकेले रहना लोनलीनेस नहीं है, ये फ्रीडम है। अब शुरुआत करते हैं या द एंड करते हैं। आयशा ने फाइनली अरमान को छोड़ दिया। ये सब इजी नहीं था, उसने कई बार फ़ोन उठाने का सोचा, कई रात रोई भी, मगर उसने कंटिन्यू किया। कुछ महीने बाद वो लड़की अब डिफरेंट थी। वो अब अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रही थी। अपने इमोशंस को वो एक हेल्दी वे में एक्सप्रेस भी कर सकती थी और वो हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट कर सकती थी और रेड फ्लैग्स को पहचान भी सकती थी। एक दिन कॉफ़ी शॉप में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़का काइंड था, कंसिस्टेंट था, रिस्पेक्टफुल था। पहली मुलाकात पे मतलब वो लड़का टाइम पे आया, अच्छे तरीके से बिहेव किया और उसने वो लड़की की सारी बातें ध्यान से सुनी और तारीफ़ भी की, जो दिल से तारीफ जेन्युइन थी। लेकिन लड़की को क्या लगा? लड़की ने कहा, यार ये तो बहुत बोरिंग है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन अब उस डोपामाइन के हिट की तलाश में था, क्योंकि इस पूरे रिश्ते में, इस डिस्कशन में एक्साइटमेंट नहीं था, ये उसका पुराना प्रोग्रामिंग था। मगर इस बार लड़की ने अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ किया। उसने खुद से कहा, बोरिंग नहीं है, हेल्दी है और मैं यही डिज़र्व करती हूँ। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से हमने क्या सीखा? हम टॉक्सिक लोगों की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो हमारे अनहील्ड वुंड्स को
ट्रिगर करते हैं। जुंग ने इसे शैडो प्रोजेक्शन कहा था। नंबर 2, ट्रॉमा बॉन्डिंग एक एडिक्शन है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हमें हुक कर देता है। नंबर 3, वैलिडेशन एडिक्शन वो इमोशनल भूख है जो बचपन से अनरिजॉल्व रहती है। हम वो प्यार ढूंढ रहे होते हैं जो हमें कभी मिला ही नहीं। नंबर 4, हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब है अपने शैडो को फेस करना, अपने अंदर के डार्कनेस को एक्सेप्ट करना, अपने नीड्स को समझना। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी से और इस डिस्कशन से महसूस हुए हैं तो याद रखना कि अगर आपने इस चीज़ को फेस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। ये चीज़ आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी कंडीशनिंग है। हीलिंग पॉसिबल है, मगर इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहाँ पर भी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना हो तो वो स्ट्रेंथ की निशानी है, वो कमज़ोरी की निशानी नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका इस तरह का कोई एक्सपीरियंस कभी रहा है तो हमेशा ये अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर भी करना। तो आखिरी बात पे, द प्रिविलेज ऑफ ए लाइफ टाइम इज़ टू बिकम हु यू ट्रूली आर।